तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इजी विन पर। और दोस्तों आज हम बात करेंगे जनगणना 2011 के बारे में। और आप सभी को पता है, अगर आपने एक या दो एग्जाम दिए हैं तो आपको पता होगा कि ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ आप इसे समझते चलें और आप प्लीज़ अपने नोट्स बनाते चलें, क्योंकि बिना नोट्स के ये नहीं होगा। ठीक है, आप नोट्स प्लीज़ बनाते रहें। ठीक है, ओके। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में, और ये है इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, तो आपको ये भी याद करते चलना है। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत देश की नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो पहला था भारत की जनगणना की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? तो वो उसका आंसर आपको पता लग गया, 1872। लेकिन बात करें नियमित जनगणना की, तो नियमित जनगणना आपकी स्टार्ट हुई थी 1881 में। तो 1881 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसका जो शासनकाल था वो था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड रिपन इसका आंसर होगा। ये भी आपका क्लियर हो गया। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो रहेगा, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। तो हमने जान लिया कि जो भी आपकी जनगणना है उसके जो चार अक्षर है उसमें आपका जो आखिरी अक्षर है वो रहेगा एक। तो अभी हम बात करें स्वतंत्र भारत की, तो सब भारत स्वतंत्र कब हुआ था? वो हुआ था 1947 में। तो इसका जो आपका जो अगली जनगणना थी वो हुई थी 1951 में, मतलब 4 वर्ष बाद इस जनगणना हो चुकी थी। तो इसका आंसर होगा 1951। आपका जो अगला क्वेश्चन है, जनगणना का महान विभाजक वर्ष। तो महान विभाजक वर्ष आप सभी को पता है, वो है 1921। और उसका नाम ऐसे क्यों पड़ा, महान विभाजक वर्ष ऐसा क्यों है? तो अगर मैं आपको एक एक शब्द अगर आपको समझाता चलूंगा तो ये जो वीडियो है वो 15 से 20 या 25 या 30 मिनट की भी हो सकती है। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस वीडियो को ना देखें। तो प्लीज़, अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपका जो रिप्लाई है वो करने की पूरी कोशिश करूंगा। आधे घंटे में आपका जो रिप्लाई है वो मिल जाएगा। अरे वो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष। तो लघु विभाजक वर्ष क्या है? ये है 1951। तो 1951 इसका आंसर है। ठीक है, ओके। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, जो जनगणना है इसके बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 246। तो 246 इसका आंसर है। ठीक है, ओके, ये भी हो गया। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, एक मिनट, जनगणना की जो अवधि है, तो जनगणना हर कितने वर्ष बाद होती है? तो इसका तो आंसर आपको पता ही होगा कि इसकी जो जनगणना है वो भी हर वर्ष, हर 10 वर्ष के अंतराल पर ये होती है। हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना हमारी होती है। लेकिन अभी आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, ये नहीं, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, हाँ ये वाला। तो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य वो कौन सा था? तो वो था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो वो था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आदर्श वाक्य क्या था 2011 की जनगणना का? वो था, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। ठीक, क्योंकि अगर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारा भविष्य ठीक नहीं होगा। और आपका जो शुभंकर था, जैसे अगर कोई ओलंपिक चलता है या फिर अब कोई भी बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम वगैरह कुछ भी होता है तो उसका जो शुभंकर होता है, हर एक प्रोग्राम का, हर एक जो भी बड़ा कोई लेवल का कुछ भी होता है तो उसका एक शुभंकर रखा जाता है। तो इस 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? उसका आंसर होगा परगणक शिक्षिका। तो उसका आंसर होगा परगणक शिक्षिका। परगणक शिक्षिका इसका आंसर होगा। ओके, ठीक है, आसान था। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो इसका आंसर आपको याद रखना है, वो है राजगोपालाचारी। तो इसका आंसर होगा राजगोपालाचारी। तो राजगोपालाचारी इसका आंसर होगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि हर एग्जाम में ये आते ही रहते हैं।
तो अभी तो हमने बात करी भारत देश के जो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम जनगणना आयुक्त थे उनकी बात कर ली है, उसका आंसर था राजगोपालाचारी। अब बात करें जो 2011 के जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा चंद्रमौली जी। तो चंद्रमौली जी इसका आंसर होगा, ठीक। तो चंद्रमौली जी इसका आंसर है। ये भी हो गया। आपका जो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है। तो विश्व जनसंख्या दिवस आप कब मनाते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब आप मनाते हैं, तो उसका आंसर होगा 11 जुलाई। तो 11 जुलाई आपका आंसर है, ठीक। ओके। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो मैं देख लेता हूँ वो क्या है। तो आपकी जो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आपकी कुल जनसंख्या वो कितनी थी, तो उसका आंसर होगा 121.08 करोड़, ठीक। ओके। और इसमें पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, तो इसका आंसर आप मुझे दीजिए, और आपके पास है 3 सेकंड, ठीक। तो इसका आंसर आप दीजिए, पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी और महिलाओं की कितनी थी। तो पुरुषों की जनसंख्या थी 62 करोड़ के लगभग, 62 करोड़ के आसपास पुरुषों की थी, और जो महिलाओं की जो जनसंख्या थी वो थी 58 करोड़। तो 58 करोड़ जनसंख्या महिलाओं की थी, ये भी आपको याद रखना है। ये भी हो गया। आपका जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ, भारत देश की दशकीय वार्षिक वृद्धि दर। तो दस की आपकी जो वृद्धि दर है वो आपकी है 17.7%। मतलब हर 10 वर्ष बाद हमारी जो जनसंख्या है वो 17.7% बढ़ जाती है। और बात करें हर वार्षिक, मतलब हर साल बाद, प्रत्येक वर्ष बाद वो कितनी है, तो वो है 1.64%। तो 1.64% जनसंख्या हर साल बढ़ती है, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो आपका नोट्स हैं ये आप सब बनाते रहें, एक भी आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है जो भी इस वीडियो में बताए गए हैं। इसके अलावा अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो उससे आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको, अगर आपको तैयारी अच्छी करनी है तो यहाँ से भी आपको पढ़ना होगा, और अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चन आपको ऐड करने पड़ेंगे, ठीक। आपका जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो भारत देश की कुल साक्षरता दर कितनी थी 2011 के अकॉर्डिंग, तो वो थी 73%। तो उसका आंसर होगा 73%। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो है पुरुषों की साक्षरता दर और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी। तो पुरुषों की साक्षरता दर थी 80%। पुरुषों की साक्षरता दर थी 80%, ठीक है। और महिलाओं की साक्षरता दर थी क्या, महिलाओं की साक्षरता दर थी 64%। 64% महिलाओं की साक्षरता दर थी। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, मैं देख लेता हूँ, ठीक। एक मिनट। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, तो भारत देश का लिंग अनुपात कितना था। तो भारत देश का लिंग अनुपात था 973, 943। तो 943 आपका लिंग अनुपात था, और ये पर 1000 के अकॉर्डिंग गिना जाता है, ठीक है। ओके। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो रहेगा शिशु लिंग अनुपात। शिशु हम किसे बोलते हैं, जिनकी जो जिनकी आयु है वो 6 वर्ष से कम या फिर 6 वर्ष होती है, उन्हें हम शिशु बोलते हैं। और उनका जो लिंग अनुपात था वो था कितना, 919। तो 919 उनका लिंग अनुपात था, ठीक है। 919, और ये पर 1000 हम गिनते हैं। ओके। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। आपका जो अगला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व कि पर किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर कितने जो व्यक्ति हैं, मतलब कितने आपके आसपास में व्यक्ति हैं, कितने रहते हैं प्रत्येक किलोमीटर, तो उसका आंसर होगा 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, 382
पर वर्ग किलोमीटर और वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये हम जान गए, ये भी आपका क्लियर हो गया। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ, सर्वाधिक लिंग अनुपात। तो किस राज्य का सर्वाधिक लिंग अनुपात था? तो सर्वाधिक लिंग अनुपात जो है वो है केरल का। कितना? 1084। और सबसे कम किसका है? सबसे कम है हरियाणा का, और उसका आपको बताना है कि हरियाणा का लिंग अनुपात कितना था 2011 के अकॉर्डिंग। तो उसका आंसर जो आपका होगा वो होगा 879, 879। और प्रत्येक 1000 के लगभग ये माना जाता है, मतलब 1000 के 879 बाय 1000 हम इसे गिनते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। एक मिनट। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका जो अगला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा सर्वाधिक केंद्र शासित लिंग अनुपात। तो जो केंद्र शासित राज्य हैं उनका लिंग अनुपात सर्वाधिक सबसे ज्यादा किसका था? तो वो था पौंडीचेरी का, ठीक है। आपका जो उससे अगला क्वेश्चन है वो है न्यूनतम। तो सबसे कम लिंग अनुपात केंद्र शासित प्रदेश का वो किसका था? दमन व दीव का। तो दमन व दीव का न्यूनतम लिंग अनुपात था, दमन दीव, ठीक। ये भी आपको याद रखना है। इससे अगला जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो रहेगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। तो प्रत्येक किलोमीटर में सबसे ज्यादा व्यक्ति कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं बिहार में। तो बिहार आपका आंसर होगा, बिहार, ठीक, बिहार। और कितने रहते हैं? वो रहते हैं 1106, तो 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर बिहार में रहते हैं, ठीक। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा? वो होगा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। और कितना है अरुणाचल प्रदेश का घनत्व? और ये कितना है ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक। ओके। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है सर्वाधिक केंद्र शासित जनगणतव्य का। तो इसका आंसर होगा दिल्ली। तो दिल्ली इसका आंसर होगा, ठीक। तो दिल्ली मैं लिख देता हूँ, तो इसका आंसर होगा दिल्ली। ये भी आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या। तो उसका आंसर होगा लक्षद्वीप। तो सबसे कम जनसंख्या है लक्षद्वीप की। अगला जो क्वेश्चन है एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी, मतलब जहां जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटी है, तो उसका आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड में जनसंख्या घटी है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता। तो सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता, तो इसमें होगा, इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप इसका आंसर होगा, ठीक। ये भी हो गया। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सबसे ज्यादा अधिक जनसंख्या वाला जिला 2011 के अकॉर्डिंग, तो वो होगा ठाणे। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मुंबई में। और जो भारत देश की जो ट्रेन थी वो सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक चली थी, उसका भी आंसर था मुंबई से ठाणे, ठीक। और कब चली थी? 1853 में। ये भी आपको याद रखना है। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है सबसे अधिक जिलों वाला राज्य, मतलब किस राज्य में सबसे ज्यादा जिले हैं? तो इसका आंसर होगा यूपी। तो इसका आंसर होगा यूपी, उत्तर प्रदेश। और कितने जिले हैं? वो है 75। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप प्लीज़ अगर आपको कोई कुछ मुझसे पूछना है कि ये रह गया वो रह गया, जो भी आपका कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है, तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं दोबारा आप इसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, ठीक।